गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संपूर्ण क्रांति संबंधी जयप्रकाश नारायण के विचार। जयप्रकाश नारायण ने अपने राजनीतिक चिंतन के अंतिम पड़ाव में समग्र क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस संपूर्ण क्रांति के सामंजस्यपूर्ण तथा संतुलित विकास द्वारा वे भारतीय समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते थे ताकि उसका संपूर्ण ढांचा बदला जा सके, वह उसकी सुप्त अवस्था को जगाया जा सके। समग्र क्रांति की औपचारिक उद्घोषणा उन्होंने 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में छात्रों की विशाल सभा को अक्षुब्ध मन से संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि आज आज़ादी के 27 वर्ष के बाद भी लोग भूख, बढ़ती हुई कीमतों तथा भ्रष्टाचार से परेशान हैं। रिश्वत दिए बिना कोई भी काम नहीं चलता। लोग अन्याय से संघर्ष कर रहे हैं परंतु कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लाखों छात्र तथा नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। गरीबी बढ़ रही है। किसानों की स्थिति दयनीय है। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने समग्र क्रांति की अवधारणा को सामने रखा। समग्र क्रांति का अर्थ है, जयप्रकाश नारायण के शब्दों में, संपूर्ण क्रांति एक ऐसी व्यापक क्रांति है जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और बौद्धिक, शैक्षणिक तथा आध्यात्मिक क्रांति सम्मिलित है। यह संख्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक भी हो सकती है। वे भारतीय में व्यक्तिगत रूप से तथा भारतीय समाज एवं राष्ट्र में सामूहिक रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वे भारतीयों के दृष्टिकोण व मानसिकता में परिवर्तन लाना जरूरी समझते थे, क्योंकि यही परिवर्तन मूल रूप से अन्य क्रांतियों का आधार है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन बिल्कुल नहीं है, किंतु यह जरूरी है कि जनता के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार, अक्षमता व भाई भतीजावाद से ग्रस्त न हो। वे इस परिवर्तन से चाहते थे कि एक नया समाज निकले जो आज के समाज से बिल्कुल भिन्न हो, उसमें कम से कम बुराइयां हों। हम ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें सभी सुखी हों। जो आर्थिक परिवर्तन हो उसका फल यह हो कि जो सबसे नीचे के लोग हैं, चाहे वे खेतीहर मजदूर हैं, भूमिहीन हैं, मुसलमान हैं, हरिजन हैं, आदिवासी या जो सबसे नीचे है, उनको पहले उठाना चाहिए। समग्र क्रांति में निम्नलिखित अन्य क्रांतियाँ जो उन्होंने विचार व्यक्त किए थे क्रांतियों से रिलेटेड, वो इस प्रकार हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा नैतिक व आध्यात्मिक क्रांति। जयप्रकाश नारायण के विचार अनुसार भौतिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए नैतिक व आध्यात्मिक पक्ष का सशक्त होना जरूरी है। उनका विचार था कि मनुष्य समाज में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं के लिए समाज पर निर्भर करता है, और यदि उस समाज से उसकी जरूरत की आवश्यकताएं पूर्ण न हो तो वह नैतिकता से दूर हो जाता है। मनुष्य जो है भौतिकवादी इच्छाएं इतनी ज़्यादा रखता है कि वह उनको पूरा करने के लिए अनैतिक रास्तों पर भी चलने लगता है। दूसरी ओर मनुष्य को अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं की तृष्णा की दौड़ तो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। भौतिक वस्तुओं के भंडार इकट्ठे करने से मन को शांति नहीं होती और व्यक्ति अनैतिक साधनों को अपनाता है। संपूर्ण क्रांति लाने के लिए नैतिक आध्यात्मिक क्रांति लाना जरूरी था। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति से पहले नैतिक व आध्यात्मिक क्रांति पर जोर दिया था। नेक्स्ट है हमारा बौद्धिक क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने के अनुसार वर्तमान राजनीतिक व सामाजिक दशा का सबसे बड़ा दोष अति केंद्रीयकरण व हिंसा का बढ़ता हुआ प्रयोग है। यह जरूरी है कि पहले जनमत को वर्तमान अवस्था के अवगुणों और लागू की जाने वाली नवीन अवस्था के गुणों के बारे में पूरा ज्ञान हो। परिवर्तन तभी संभव हो सकता है जब लोग परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार हों। यह कार्य धीरे धीरे होता है और इस प्रक्रिया को उन्होंने बौद्धिक व सैद्धांतिक क्रांति की संज्ञा दी है। वस्तुतः वे लोगों में वर्तमान स्थिति के दोषों के प्रति चेतना पैदा करके बौद्धिक क्रांति द्वारा परिवर्तन लाना चाहते थे। मानसिकता में परिवर्तन की जरूरत थी। उनके अनुसार अगर मनुष्य के नवीन अवस्था को अहिंसा और विकेंद्रीकरण पर आधारित करना है तो मनुष्य के बौद्धिक विचारों में चेंज करना होगा। क्रांति की आवश्यकता के लिए विश्वास पैदा करना होगा, और इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण क्रांति से पहले बौद्धिक क्रांति पर जोर दिया था। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने सांस्कृतिक क्रांति पर बल दिया, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के मूल्य और दृष्टिकोणों में परिवर्तन करना था। दृष्टिकोणों का अर्थ है
आदतों, मूल्यों, जीवन के प्रति उनकी प्रवृत्ति, सत्य, प्यार, दया, अहिंसा, एक दूसरे से प्रेम, बुरी आदतों से बचना तथा समूची मानसिकता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। वे इस बात में विश्वास रखते थे कि भारत में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्रांति तब तक संभव नहीं जब तक सांस्कृतिक क्रांति न लाया जाए, मूल्यों में परिवर्तन न किया जाए, अपने धर्म पर बल न दिया जाए। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने नागरिक के गुणों के विकास पर ज़्यादा बल दिया। सत्य, त्याग, प्यार, दया, अहिंसा, मनुष्यों को समझना, पक्षपात से रहित होना, झूठ से बचना, नशीली वस्तुओं का सेवन न करना आदि जो सांस्कृतिक गुण जो हैं वो क्रांति द्वारा ही मनुष्य के अंदर उनका विकास करना संभव हो सकता है। तो संक्षेप में जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि भारतीयों के दृष्टिकोण, आदतों, मूल्यों और जीवन के प्रति उनकी प्रवृत्ति, उनकी समूची मानसिकता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसे परिवर्तन के बिना भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांतियाँ संभव नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने एक ऐसे समाज का सपना देखा था जो अनीति व अन्याय से मुक्त हो तथा जिसकी प्राप्ति के लिए लोगों को शांतिपूर्ण संघर्ष करने का अवसर प्राप्त हो। एक ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना भारत में हो जो जाति रहित हो, वर्ग रहित हो, दल रहित हो, शोषण रहित हो। एक ऐसा समाज जो सबको बिना किसी भेदभाव के सामाजिक तथा आर्थिक समानता प्रदान करता हो। तो इसके लिए उन्होंने सुझाव दिए थे कि गांव का पुनर्गठन हो, समाज का पुनर्निर्माण हो, शारीरिक श्रम पर बल दिया जाए, सामाजिक व आर्थिक असमानताओं का खत्म किया जाए, जाति प्रथा का अंत हो, स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक क्रांति संबंधी अपने विचारों में कहा था कि जब तक भारतीय समाज में ये परिवर्तन नहीं होंगे तब तक संपूर्ण क्रांति का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा शैक्षणिक क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने भारत में प्रचलित शिक्षा पद्धति में अनेकों दोषों का अनुभव करते थे। सर्वप्रथम हमारे देश में शिक्षा पर पर्याप्त धन खर्च नहीं किया जाता था। दूसरा, इस धन का बहुभाग केवल शहरी शिक्षण संस्थान जो थे उस पर खर्च होता था और लगभग 80% ग्रामीणों की आवश्यकता पर शिक्षा प्रणाली के निर्माताओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरा, शिक्षा पर खर्च करने वाला होने वाला अधिकतर धन उच्च शिक्षा पर खर्च होता था, जबकि देश की सबसे बड़ी आवश्यकता प्रारंभिक शिक्षा है। उनका यह विचार था कि शिक्षा प्रत्येक समाज की आधारशिला होती है और जो शिक्षा समाज की आवश्यकताओं, मान्यताओं व मूल्यों को उचित महत्व दे उसे ही उचित शिक्षा माना जा सकता है। वे शिक्षा का व्यवहारिक होना जरूरी मानते थे जो जीवन के वास्तविक तजुर्बों से संबंधित हो। वो मौजूदा शिक्षा प्रणाली में कुछ दोष देखते थे, उनको दूर करने के सुझाव भी उन्होंने टाइम पर दिए हैं। वे प्राथमिक शिक्षा के प्रति जो अनदेखी थी उसकी तरफ भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने वैश्विक और सामाजिक शिक्षा पर बल ज़्यादा दिया था। इस प्रकार जयनारायण शिक्षा जो है जो से संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड जो विचार थे उनमें उन्होंने शैक्षणिक क्रांति पर बल दिया कि जनता जागरूक होगी, शिक्षित होगी तभी जागरूक होगी और जागरूक होगी तो वो समाज में संपूर्ण क्रांति लाने में अपना योगदान देगी। नेक्स्ट है हमारी राजनीतिक क्रांति से रिलेटेड विचार। जयप्रकाश नारायण वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट थे क्योंकि अति केंद्रीयकरण होने के कारण इस व्यवस्था में राज्य की भूमिका बढ़ रही थी। वे सहभागी लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे जिसमें राज्य की कम से कम और लोगों की अधिक से अधिक राजनीतिक सहभागिता हो। राजनीतिक दलों की कार्यशीलता से वो निराश थे। नवीन व्यवस्था संबंधी उन्होंने विश्वास पैदा करने की जो विचार दिए थे वो चाहते थे कि जैसे जैसे राजनीतिक जो दल है या सरकारें जो नवीन व्यवस्था जो स्थापित करना चाहती हैं उस व्यवस्था को स्थापित करने से पहले लोगों में उनके प्रति विश्वास पैदा करना जरूरी था। वो जो एक तानाशाही प्रवृत्ति सरकार के द्वारा अपनाई जाती थी, भ्रष्टाचारी जो की जाती थी, जबरदस्ती जनता पर जो निर्णय थोप दिए जाते थे, कानून थोप दिए जाते थे, जयप्रकाश नारायण उनके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि पहले जनता में उन कानूनों के प्रति, उन नियमों के प्रति विश्वास पैदा किया जाए और सहभागी लोकतंत्र को अपनाया जाए। निर्णय लेते समय जनता के प्रतिनिधियों को कम से कम जनता के मेंबर जो हैं
कमेटी के वो इसमें शामिल होने चाहिए ताकि जनता का उन कानूनों नियमों के प्रति विश्वास पैदा हो सके। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक क्रांति। जयप्रकाश नारायण आर्थिक क्रांति द्वारा आर्थिक विकेंद्रीकरण पर आधारित साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण चाहते थे। उत्पादन का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने तक सीमित रहना चाहिए। गृह उद्योग अथवा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी को काम करने का अवसर मिले और वेतन में समानता। मुद्रास्फीति को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। कृषि मजदूरों और वह औद्योगिकरण मजदूरों के वेतन व दशा में प्रभावशाली सुधार होने चाहिए। संक्षेप में वह आर्थिक क्रांति द्वारा पूंजी का विकेंद्रीकरण चाहते थे। वह पूंजीपतियों और श्रमिकों की श्रेणी ना हो। विशाल उद्योगों के स्थान पर घरेलू उद्योगों का विकास हो और स्वतंत्रता का मूल आधार अर्थात आत्मनिर्भरता प्राप्त हो। श्रमिकों की दयनीय स्थिति जो है वो अच्छी हो। खराब दयनीय स्थिति के कारण श्रमिक जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। अगर श्रमिकों की दयनीय स्थिति रहेगी तो उनका काम की तरफ ध्यान न होकर अपनी दयनीय स्थिति पर ही लगा रहता है। उनको अपनी रोजी रोटी की ही पड़ी रहती है। आर्थिक विकेंद्रीकरण हो। जो भी फैक्ट्री उद्योगों में काम करने वाले मजदूर हैं, जो फैक्ट्रियों का मुनाफा होता है वो मालिक और मजदूर में प्रॉपर उसका वितरण हो। वो पूरा मुनाफा जो है पूंजीपति के हाथ में या जेब में न जाकर मजदूरों में भी उसका कुछ भाग वितरित किया जाए। ऐसा संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड आर्थिक क्रांति में जयप्रकाश नारायण ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। संक्षेप में लास्ट में हम निष्कर्ष रूप में यही कहेंगे कि संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण का विचार, उनके मौलिक चिंतन व भारतीय समस्याओं के प्रति उनकी पैनी दृष्टि का परिचायक है। इन 7 क्रांतियों को लाने का मार्ग पूर्णतः अहिंसा पर आधारित था, जिसके शक्तिशाली शस्त्र थे प्रेम, सद्भावना, निष्काम सेवा, समानता और भ्रातृत्व। वे इस क्रांति को लाने के लिए युवा शक्ति को जागृत करना चाहते थे, क्योंकि वही उनके सौपन साकार कर सकती थी। वे शहरीकरण को बढ़ावा न देकर भारत की सच्ची आत्मा लगभग 80% ग्रामीण जनता को इस क्रांति की नींव अथवा आधार स्तंभ बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आर्थिक व राजनैतिक विकेंद्रीकरण को अपनी समग्र क्रांति के लिए अनिवार्य तत्व माना है। उन्होंने लोकतंत्र को दलीय राजनीति से निकालकर नैतिकता व स्वयंसेवकों की सर्वसम्मति से प्रतिनिधियों द्वारा संचालित करने की परिकल्पना भी की थी। इस प्रकार संपूर्ण क्रांति संबंधी जयप्रकाश के नारायण के विचार समाप्त हुए। थैंक यू।